गरीब सास बहू और विदेशी खाना। अरे इतनी देर हो गई, मेरे तीनों बेटे अभी तक ड्यूटी से वापस ही नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ रह गए। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। लगता है मेरे तीनों बेटे वापस आ गए हैं। मैं जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती हूँ। जैसे ही लता दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने उसके तीनों बेटे खड़े होते हैं और तीनों के हाथ में गुब्बारे, केक और गुलाब के फूल होते हैं, जिन्हें देखते ही लता हैरान रह जाती है। अरे ये सब किसके लिए लेकर आए हो तुम तीनों? हैप्पी बर्थडे टू यू मॉम, ये सब आपके लिए ही है। हाँ माँ, आज आपका बर्थडे है और हम कैसे भूल सकते हैं। बस इन्हें सामान को खरीदने में थोड़ा सा समय लग गया। हाँ माँ, अब हमें यहीं पर खड़ा रखोगी या फिर अंदर भी बुलाओगी? लता की आंखों में आंसू होते हैं और वह खुशी खुशी अपने तीनों बेटों को घर के अंदर आने के लिए कहती है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें आने के लिए भी मैं कहूंगी भला? ये कैसी बात हो गई? चलो अंदर आ जाओ। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक सरप्राइज है आपके लिए। क्या आप सरप्राइज के लिए तैयार हो? ओहो, अब इसके अलावा और कौन सा सरप्राइज लेकर आए हो मेरे लिए? इतना काफी था मेरे लिए। नहीं माँ, हम आपके लिए दुनिया का खूबसूरत तोहफा लेकर आए हैं। और वो देखना तो आपका पूरा पूरा हक है। अब तुम तीनों जिद कर रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? लाओ दिखाओ मेरे लिए तुम तीनों क्या तोहफा लेकर आए हो। रवि, रंजीत, राहुल तीनों ही अपनी माँ के सामने से हटकर साइड हो जाते हैं। उनके पीछे 3 अंग्रेजन लड़कियां खड़ी होती हैं, जिन्हें देखते ही लता कहती है, अरे ये तीनों लड़कियां कौन हैं? लगता है विदेश से आई हैं। क्या तुम्हारी सहेलियां हैं? अरे नहीं माँ, जरा देखो तो सही। उनके गले में वरमाला है और मांग में सिंदूर है। इसका मतलब कि आपके तीनों बेटे आपका बर्थडे वाले दिन आपकी बहू लेकर आए हैं। लता ये सुनते ही अचंभित रह जाती है, जिसके बाद वह चिल्लाते हुए कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है? तुम तीनों ऊंट की तरह बड़े तो हो गए हो, लेकिन देखो दिमाग कभी भी बच्चों की तरह है। अरे तुम इन अंग्रेजों को घर पर क्यों लेकर आए हो? जाओ इन्हें इनके घर पर छोड़कर आओ। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये अभी इस घर की बहू है और हम तीनों भाइयों ने इन तीनों लड़कियों से शादी की है। माँ, आप इनके बारे में गलत समझ रही हो। ये तीनों बहुत अच्छी हैं और कई सालों से इंडिया में ही रह रही हैं। लेकिन जरा तुम एक बार मेरी बात को समझो। ये अंग्रेजन लड़कियां हमारे घर को कैसे संभालेंगी? इन्हें तो हमारे कल्चर के बारे में भी नहीं पता होगा। अरे माँ, आप चिंता मत करो। जब से ही इंडिया में ये आई हैं, उन्होंने यहाँ का कल्चर बहुत अच्छे से सीखा है। ये तीनों आपकी बहुत अच्छे से सेवा करेंगी, कभी भी आपको परेशान नहीं होने देंगी। आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या माँ? तुम तीनों ना जब देखो अपनी मनमानी करते हो। अरे मुझे तो समझा लोगे, लेकिन अपने पिताजी को कैसे समझाओगे? अरे इनके लिए तो मैं ही काफी हूँ, लेकिन आप अपनी तीनों विलायती बहुओं का स्वागत तो करो। लता पूजा की थाली लेकर आती है और अपनी तीनों विलायती बहुओं का स्वागत करती है, जिसके बाद वह उन तीनों से कहती है, माना कि तुम तीनों की शादी अब मेरे तीनों बेटों से हो गई है, लेकिन अब तुम्हें इस घर में हमारे नियम कानूनों पर चलना होगा और जो तुमने ये कपड़े पहने हैं, ऐसे कपड़े इस घर में नहीं चलेंगे। लता ऐसा कहने के बाद अपने कमरे से 3 साड़ियां लेकर आती है और अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं को दे देती है, जिसके बाद उसकी अंग्रेजन बहू साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। तभी दामोदर आता है और उन तीनों को देखकर कहता है, अरे लगता है आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, लेकिन ये मेहमान तो कुछ विलायती लग रही हैं। दामोदर के आते ही रवि अपने पिता को अच्छे से समझ आता है, जिसके बाद दामोदर अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं को एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें आशीर्वाद भी देता है। अच्छा मेरी प्यारी बहू हो, ये सब तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हारे ससुराल में पहला दिन है, तो तुम्हें अपनी पहली रसोई की रस्म कर लेनी चाहिए। जी बाबूजी, हम अभी जाकर रसोई से आपके लिए कुछ मीठे में बना कर लाते हैं। अगर आप सभी अपने पसंद की स्वीट डिश हमें बता दोगे तो हम आपके लिए कुछ अच्छा बना कर ला सकते हैं। हाँ हाँ, जल्दी से हमें बता दीजिए।
लता और दामोदर अपनी पसंद की स्वीट डिश उन तीनों को बता देते हैं, जिसके बाद वह तीनों रसोई में जाती हैं और सभी के लिए उनकी पसंद की स्वीट डिश बनाना शुरू कर देती हैं। कुछ ही देर में वो तीनों गाजर का हलवा, खीर, रसमलाई और बेसन के लड्डू बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती हैं। अब आप सभी आ जाइए और हमारे हाथों की पहली रसोई का बना हुआ मीठा खाना टेस्ट कीजिए। दामोदर जैसे ही गाजर का हलवा खाता है वह कहता है, अरे वाह, क्या बात है। और अब इतना स्वादिष्ट गाजर का हलवा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुमने तो 100 में से 100 मार्क्स मेरी तरफ से ले लिए हैं भाई, वाह। और ये बेसन के लड्डू तो और भी स्वादिष्ट हैं। तुम तीनों तो बिल्कुल परफेक्ट हो। अरे वाह, क्या खीर बनाई है। देखा माँ, हम तीनों ने कहा था ना कि हमारी पसंद की लड़कियाँ आप दोनों का अच्छे से ख्याल रखेंगी और हर एक काम में परफेक्ट हैं। फिर क्या था, उस दिन के बाद से लता की तीनों अंग्रेजन बहू उसकी बहुत सेवा करती हैं और उसका बहुत ख्याल रखती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक दिन लता रात भर अपने तीनों बेटों के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज गए हैं, लेकिन उन तीनों का कोई अता पता नहीं है। अरे तुम तीनों में से किसी को फोन किया था या नहीं? नहीं माँ जी, मैं तो कब से रंजीत जी को कॉल कर रही हूँ, लेकिन वह मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। राहुल जी ने तो अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है, ऐसे हम उनसे बात कैसे कर सकेंगे? मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। अभी मैंने दोबारा कॉल मिलाया तो उन्होंने उठाया नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है तो तुरंत दरवाजा खोलती है। उसके तीनों बेटों के चेहरे पूरी तरह से लटके हुए थे और उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, जिसे देखकर लता उनसे कहती है, जब से मैंने तुम तीनों को पाला है तब से मैंने तुम तीनों के चेहरे पर इतनी ज्यादा मायूसी कभी नहीं देखी। हमेशा हंसते खेलते रहते हो। आज ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो? माँ, दरअसल बात यह है कि हमारी नौकरी छूट गई है और हम तीनों को ऑफिस से फायर कर दिया गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने हमारे ऊपर फ्रॉड इल्जाम लगाया है। किसी ने कहा है कि हम गैर कानूनी काम करते हैं, इसीलिए हमारे बॉस ने हमें फायर कर दिया और अब हमें कहीं नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। ये सब दामोदर सुन लेता है, जिसके बाद दामोदर कहता है, देखो बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तीनों की नौकरी छूट गई तो क्या हो गया, कहीं और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें ऐसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी है, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दामोदर की बात सुनकर उन तीनों को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और दामोदर की सेविंग भी खत्म हो जाती है और उन्हें मजबूरी के चलते अपना मकान बेचकर एक किराए के मकान पर भी रहना पड़ता है। उनके पास कुछ नहीं बचा था, केवल गरीबी के सिवा। माँ, बाबूजी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। तुम तीनों ने खाना खाया? हम तीनों ने तो खाना खा लिया है, आप भी खा लीजिए। अरे तुम तीनों झूठ बोल रही हो, कई दिनों से तुमने खाना नहीं खाया है। जो भी खाना होता है वो तुम हम सभी को खिला देती हो। कुछ तो अपने बारे में सोचो। लता की तीनों अंग्रेजन बहू खुद भूखी रहकर उन्हें खाना खिला देती हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल, रंजीत, रवि तीनों भी नौकरी का इंटरव्यू देकर रास्ते से वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बच्चा का पालना सड़क किनारे अपने आप चलता हुआ नजर आता है और उसके सामने एक बहुत तेज ट्रक आ रहा होता है। राहुल अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को बचा लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई, लेकिन तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? जैसे ही राहुल बोलता है, उस बच्चे के माँ बाप वहाँ आ जाते हैं। तुम तो एक फरिश्ता हो, तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चे की जान बच गई, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई, जो तुम हमसे मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। राहुल, रवि, रंजीत तीनों ही कुछ देर तक सोचते हैं, जिसके बाद राहुल कहता है, मेरी माँ और हमारी तीनों पत्नियों ने काफी समय से अच्छा खाना नहीं खाया है और वो आज भी भूखी घर पर होंगी। क्या आप हमारे लिए, हमारी पत्नी और हमारी माँ को अच्छा खाना खिला सकते हैं? ये सुनते ही अनीता और चिराग दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की बहुत खुशी होती है कि उन्होंने तोहफे में सिर्फ अपनी पत्नी और अपनी माँ का अच्छा खाना ही मांगा। ये दोनों मिलकर उन्हें बहुत बड़े 5 स्टार होटल में लेकर जाते हैं, जहां उनके पूरे परिवार को एक मेन टेबल पर अलग अलग प्रकार के पकवान खाने का मौका दिया जाता है। वहां के सभी वेटर लता और उसके पूरे परिवार की खिदमत में लग जाते हैं। ये नजारा देखकर वो बहुत खुश होते हैं कि तभी चिराग रवि, राहुल और रंजीत से कहता है,
मुझे तुम तीनों के बारे में पता लगा, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें कंपनी से बेवजह ही निकाल दिया गया। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगे? फिर क्या था, ये तो सोने पर सुहागा हो गया था। उन तीनों को नौकरी मिल जाती है और वो दोबारा से अपनी जिंदगी में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सास काव्या अपनी बहू अनीता के साथ रहती थी। काव्या का पति सुरेश काफी समय से बीमार था, इसलिए वो कोई काम नहीं करता था और अनीता का पति बिरजू गोदाम में भारी भारी बोरियां उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। काव्या का परिवार बहुत ही गरीब था। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो जाता था। बिरजू काम पर गया था, तब दोनों सास बहू आंगन में मिर्चियां सुखा रही थी। तभी सास काव्या कहती है, अरे बहू, हम कितने समय से जामुन के पेड़ को उगा रहे हैं, उसमें हमेशा से पानी देते हुए आए हैं। आज भी जामुन के पेड़ को पानी दे दे। मौसम तो आ ही गया है, कुछ दिनों में हमारे जामुन का पेड़ मीठे मीठे जामुन देने लगेगा। हाँ माँ जी, ये तो है। सास के ये शब्द सुनकर अनीता जामुन के पेड़ में पानी दे देती है और कहती है, माँ जी, ये तो आपने सच कहा कि कुछ दिनों बाद इसमें मीठे मीठे जामुन आने लगेंगे। उसके बाद बिरजू जी को भारी भारी बोरियां उठाकर गोदाम में एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखना पड़ेगा। उसके बाद तो हम खुद ही अपने जामुन बेचकर अपना घर का खर्चा चलाया करेंगे। हाँ बहू, ये तो हमने पहले से ही सोच रखा है कि हम जामुन बेचकर अपना घर बार चलाएंगे। जल्दी से जामुन पक जाएं, थोड़े बहुत और कच्चे हैं। जी माँ जी। अरे काव्या, काव्या जरा एक गिलास पानी देना, दवाई खानी है। अनीता, तेरे बाबूजी बुला रहे हैं मुझे। ऐसा कर, तू उन्हें पानी दे आ। मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, एकदम से उठ नहीं पाऊंगी। सास की बात सुनकर अनीता अपने ससुर को पानी देने चली जाती है। ये लीजिए पापा जी, आपको कुछ और चाहिए? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, दवाई खत्म हो रही थी। अगर दवाई आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। पापा जी, आप तो जानते हैं अभी घर की स्थिति कैसी हो गई है। कुछ दिनों से ही बिरजू जी का काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं सबसे पहले उनसे आपकी दवाई ही मंगवाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ। आखिर मैं भी घर में ही रहता हूँ। घर का राशन वाशन ले आया होगा बिरजू। नहीं पापा जी, अभी घर पर राशन भी नहीं आया है। 2 दिन के आटे के बाद हम क्या खाना खाएंगे, कुछ नहीं पता। बिरजू जी से बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, उन्हें फिर अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या करूं, मेरा बेटा है ही खुदगर्ज। जब ऐसी स्थिति में वो खुद को नाकाम पाता है तो बहुत उदास रहता है। चल कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी सास के पास बैठ जा। ठीक है पापा जी। ये कहकर अनीता अपनी सास के पास जाकर काम करने लगती है। तभी बिरजू घर आ जाता है। अनीता, पानी दे दो, बहुत प्यास लग रही है। अभी लाई जी, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना भी ले आती हूँ। तभी अनीता उसे पानी पिला देती है। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। तो बिरजू कहता है, बस कुछ दिन और, फिर मैं गली गली जाकर सबको अपने पेड़ के जामुन खिलाऊंगा। हाँ बिरजू जी। 2 दिन बीत जाते हैं। बिरजू अपनी पत्नी के साथ जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने जाता है कि किसी ने उनके जामुन के पेड़ को काट दिया था। यह देखकर उनका दिल टूट जाता है और कहता है, माँ जी, बिरजू जी, ये क्या हो गया? हमारा जामुन का पेड़, अब हम क्या बेचेंगे? हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई। जिसको देखो, हमने कितनी मेहनत से पेड़ ये बनाया, उसमें इतने समय से पानी दिया, उसके फल अब हम नहीं बेच पाएंगे। अरे सब बर्बाद हो गया, हम बर्बाद हो गए। अब हम क्या बेचेंगे? हमारा जामुन का पेड़ पता नहीं किसने काट दिया। जरूर किसी आस पड़ोस के लोगों को हमसे दुश्मनी होगी, उसने ही जानबूझकर हमारा पेड़ काट दिया। हाँ माँ जी, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलो बेटा अंदर। सभी लोग अपने आंगन से घर में चले जाते हैं, पर बिरजू वहीं बैठकर रोता है। उसके रोने से जो आंसू जमीन में गिरते हैं वो उसी टूटे जामुन के पेड़ की जड़ों में चले जाते हैं, जिससे वो जामुन का पेड़ एक तेज रोशनी में वापस जुड़ जाता है और मीठे मीठे जामुनों से भर जाता है। फिर कहता है, बिरजू, तुम्हें रोने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ये आवाज,
वापस से जामुन का पेड़ कैसे जुड़ गया? तुम्हारे अश्रुओं से मैं जुड़ गया और एक जादुई जामुन का पेड़ बन गया। जख्मी दिल कभी भी नहीं टूटेगा, तो किसी के काटने पर कटेगा भी। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, चाहे तो इस जामुन को किसी को यूं ही खिला दो, उससे बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, तुम मुझसे मांग कर देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे ही काम आऊंगा, बाकी कोई और मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ना जामुन चुरा पाएगा। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ। हे जादू जामुन के पेड़, मेरे घर में पिताजी की दवाई नहीं है और खाने के लिए राशन भी नहीं है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ बिल्कुल। बिरजू के ये कहते ही जादुई जामुन के पेड़ से एक तेज रोशनी आती है, जिससे बिरजू के उसके पिता के लिए दवाई और घर के लिए काफी सारा राशन मिल जाता है। ये देख बिरजू हैरान हो जाता है और चीख चीख कर अपने घर वालों को बाहर बुलाता है। तभी बाहर आते हैं सभी लोग। काव्या सुरेश को अपने सहारे से बाहर लेकर आती है। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे, जामुन का पेड़ बाहर कैसे आ सकता है? ये तो कट गया था 2 हिस्सों में। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। क्या हुआ बेटा, हमें भी बताओ। पिताजी ये देखिए, आपकी दवाई आ गई और अनीता, घर का राशन भी आ गया और हमारा जामुन का पेड़ भी। पर ये कैसे हुआ? तभी बिरजू उसे सब कुछ बताता है। ये तो गजब हो गया। इसका मतलब अब आप जामुन भी बेच सकते हैं और हम जरूरत की चीज भी मांग सकते हैं। हाँ अनीता, हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन बिरजू गली गली जाकर मीठे जामुन बेचता है। जामुन ले लो, मीठे मीठे जामुन ले लो। अरे भैया, 1 किलो मुझे भी दे दो, मीठे तो है ना? अरे आप चख लो। अरे वाह भाई, सच में तुम्हारे जामुन तो बहुत मीठे हैं। ऐसा करो 2 किलो दे दो। इस तरह धीरे धीरे बिरजू के सारे जामुन बिक जाते हैं। उसे पहले दिन काफी मुनाफा होता है। साथ ही घर में काफी दरारें आ गई थी, इसलिए अनीता जादुई जामुन के पेड़ के पास जाकर कहती है, हे जादुई जामुन के पेड़, हमारे पुराने घर को नए घर में तब्दील कर दो। उसकी ये इच्छा सुनकर जादुई पेड़ चंद मिनटों में उसके पुराने घर को नए घर में तब्दील कर देता है। इस तरह सब अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनको कोई भी आर्थिक दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही एक दिन एक कुबड़ वाली बूढ़ी औरत आकर अनीता से खाना मांगती है। अरे बेटा, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दे। 4 दिन से मैंने कोई खाना नहीं खाया है। आइए आंटी, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहकर अनीता उसे जादुई जामुन और खाना खिला देती है। जादुई जामुन खाते ही उस औरत का कुबड़ ठीक हो जाता है, जिससे वो सीधी खड़ी होकर खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, तुम्हारे खाना खिलाने से तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ऐसा क्या था? ये तो हमारे जादुई जामुन पेड़ की वजह से हुआ है। उसे जो भी कोई बीमार खाता है वो ठीक हो जाता है। अरे वाह बेटा, शुक्रिया मुझे खाना खिलाने के लिए। तुम्हारा भगवान भला करे। इस तरह जादुई जामुन पेड़ से गरीब परिवार की जिंदगी खुशहाल बन जाती है। साथ ही जादुई पेड़ की मदद से गरीबों की मदद भी वो करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।